क्या आप जानते हैं कि चाइना ने जमीन पर सूरज के बाद चांद भी बना दिया है। पता नहीं चाइना पूरा सोलर सिस्टम जमीन पर क्रिएट करना चाहता है। ईस्टर्न जियांगसू के इलाके के अंदर चाइना ने एक लेबोरेटरी में ऐसे चांद को तैयार किया है जो कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी को इस्तेमाल करके जमीन पर इंसानों के लिए बिल्कुल वैसा ही माहौल तैयार करेगा जैसा रियल के अंदर चांद पर मौजूद है, क्योंकि चांद पर जमीन के मुकाबले में 1/6 ग्रेविटी मौजूद है। अब यहाँ पर चाइना का ये सब करने का मकसद ये बताया जा रहा है ताकि इसके एस्ट्रोनॉट जब चांद पर जाएं तो यहाँ पर उसके लिए ट्रेनिंग कर सकें। इस काम के लिए कई तरह के मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ साथ बिल्कुल वैसे ही डस्ट और ज़मीन तक मिट्टी डालकर तैयार की गई जैसा बिल्कुल चांद पर मौजूद है। चाइना नहीं चाहता कि वो किसी भी चीज़ की कॉपी को छोड़ दे। एंड बाय द वे वो बात सच्ची हो चुकी है कि आप जिसको भी कहें कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ। तारे तो फ्यूचर में बनने वाले हैं, लेकिन चांद फिलहाल तैयार है जो कि आप तोड़ के किसी को दे सकते हैं। मुझे और हम सबको उम्मीद है कि 2013 तक चाइना ये अनाउंस कर देगा कि हमने अपनी खुद की यूनिवर्स क्रिएट कर लिया। लगता है चाइनीज इंजीनियर्स को किसी ने ये सॉन्ग सुनवा दिया है कि तुम जो कह दो तो चांद तारे तोड़ लाऊंगा मैं। कहा जाता है कि 1920 के अंदर पहली बार राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज को ईजाद किया था, परिंदों को उड़ता हुआ देखकर। हालांकि इस बात पर काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है कि इसका असल इन्वेंटर कौन था, लेकिन हम आज की वीडियो के अंदर इसको डिस्कस नहीं कर रहे। मैं आज आपको एक ऐसी वीडियो दिखाना चाहता हूं कि ये जहाज़ ईजाद होने से पहले 1915 के अंदर 1915 के अंदर इस जहाज़ को बनाने के लिए किस तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, क्योंकि उस टाइम के अंदर कुछ इस तरह की मशीन बनाई गई थी जो कि उड़ने की कोशिश कर रही है। आप भी देखें। This obviously is one of man's first attempts to get off the ground in an early type helicopter. How high would he fly? So, let's see. कोई समझा ना इसको? अरे कोई कुछ बोल तो इसको। अप्पू तो साला येड़ा है, फिर भी क्लियर दिखता है कि गलत हो रहा है। शायद यहीं से ये लफ्ज लिया गया था कि शेक वेल बिफोर यूज। अब मुझे नहीं पता कि ये बंदा ड्रंक है या फिर शायद स्ट्रॉबेरी और दूध पीकर आ गया है कि मैं अच्छी तरह से उसका शेक पेट में बना लूँगा। यानी कॉकटेल बना रहा है इस मशीन पर बैठा हुआ। पता नहीं इससे करना क्या चाह रहे हैं, शायद यूनिवर्स के भी पार निकलना चाह रहा है इससे। मेरे लिए तो ये जंपिंग कार किसी नाइटमेयर से कम नहीं है, लेकिन आपके लिए क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाय द वे इसको देखकर मुझे अपने पाकिस्तानी रोड याद आ गए हैं जिन पर बैठकर कुछ इसी तरह के झटके आते हैं, इसी तरह की फीलिंग्स ही आती हैं। और अगर आपके खुदा न खास्ता गुर्दे के अंदर पथरी है तो इस मशीन पर बैठकर या उस रोड पर चलकर डेफिनेटली वो खुद ही बाहर आ जाएगी। मैं बचपन में अब्बू की बाइक को चाबी लगाते ही क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे गहरा समुद्री हिस्सा है मैरियाना ट्रंच, जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर मौजूद है और ये 11 किलोमीटर गहरा है। 11 किलोमीटर गहरा। आप सोच कर देखें कि अगर इतने बड़े गहरे समुद्री गड्ढे के अंदर हम न्यूक्लियर बॉम्ब को फेंक दें तो क्या होगा। ज़मीन पर तो हमें पता है कि ये कितनी ज़्यादा तबाही मचा सकते हैं, लेकिन समंदर का मामला ज़रा डिफरेंट है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। दुनिया के सबसे बड़े और ख़तरनाक बॉम्ब का नाम है टिज़ार बॉम्बा, जो कि रशिया ने बनाया था और ये 3333 हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले बम्स के बराबर है। अगर इस खतरनाक बॉम्ब को हम मैरियाना ट्रंच के अंदर फेंक दें तो देखते ही देखते चेन रिएक्शन के फौरन बाद 1 किलोमीटर के लंबे साइज का तकरीबन एक एरिया पैदा होगा जो कि इससे इफेक्ट होगा और इसके कुछ ही मिनटों के बाद ये वापस जाना शुरू कर देगा। इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि समंदर के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़मीन के मुकाबले में समंदर में प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा कि आप ये समझ लें कि एक स्टैम्प पेपर पर एक हाथी को खड़ा कर दें, यानी एक ही सेकंड के अंदर आपकी हड्डियों को तोड़ कर रख सकता है। और यही वजह है कि इतने बड़े धमाके के बावजूद यानी 1 किलोमीटर के डायमीटर के एरिया के अंदर जितनी भी समुद्री मखलूकात होंगी वो सब की सब तो तबाह हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं कि शायद समंदर का ये हिस्सा 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हो जाए या कोई बहुत बड़ा सुनामी आ जाए। इन शॉर्ट कुछ भी नहीं होगा, सिवाय इसके कि इस जगह पर कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक किसी आतिश फिशा पहाड़ को ट्रिगर न कर दे, जिसके बाद इंसान जान बचाते हुए यकीनन सिर्फ यही कहते फिरेंगे, भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं।
आमतौर पर दुनिया में हर जगह पर हर एक काम फितरत के कानून के मुताबिक होता है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि फिजिक्स के असूल हमारी इस दुनिया में किसी जगह पर एग्जिस्ट नहीं भी करते। मिसाल के तौर पर सऊदी अरेबिया के इलाका तबूक के अंदर वाक़या इस चीज़ को आप अजूबा ही कह सकते हैं कि इतनी बड़ी चट्टान जिसका साइज ऊपर से इतना बड़ा है लेकिन नीचे से इसका साइज कितना छोटा है, इसके बावजूद भी ये बिल्कुल ऊपर की सतह पर खड़ी हुई है। साइंटिस्ट की माने तो वो कहते हैं कि इसे इंसानों ने नहीं बनाया बल्कि ये नेचर का कमाल है। लेकिन मेरा सवाल है कि नेचर को किसने बनाया, क्योंकि आखिर इससे भी तो किसी ने पैदा ही किया होगा ना। बेशक इसका खालिक अल्लाह है और वो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाने वाला है कि इंसान के दिमाग बाज़ औक़ात इसे सुनकर चकरा जाते हैं, इसका दिमाग इसे कम्प्रीहेंस ही नहीं कर पाता। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या आपने दुनिया की सबसे तेज़ तरीन फ्लैश लाइट देखी है, जिसे देखकर आपको बैटमैन फिल्म की याद आ जाएगी, जहां पर इसी तरह की एक फ्लैश लाइट को बैटमैन को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसकी रोशनी कितनी ज़्यादा है आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक अंधेरे इलाके के अंदर जब इसे ऑन किया गया तो इसका रिजल्ट कुछ ये था, जिसे अगर शहर की किसी ऊंची तरीन इमारत पर लगा दिया जाए और किसी घर की तरफ पॉइंट किया जाए तो यकीनन वो घर वाले सोचेंगे कि किसी एलियन का हमला हो गया है। ये इतनी तेज़ फ्लैश लाइट है लेकिन इसके बावजूद भी ये मेरे फ्यूचर को ब्राइट नहीं कर सकती। ये सीरियसली इतना तेज़ लाइट है जितना मेरे अम्मी अब्बू के फ़ोन की ब्राइटनेस होती है, और इसे चाहें तो आप चांद पर भी फोकस कर सकते हैं। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, रियल चांद की बात कर रहा हूँ। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। आपने हमेशा फिल्म्स के अंदर या किसी टीवी ड्रामा के ज़रिए या मीडिया पर हमेशा अमेरिका के लाइफस्टाइल के बारे में कुछ ऐसा ही देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये सब रियलिटी नहीं है, बल्कि अमेरिकन लाइफस्टाइल के भी दो रूप हैं। एक तो वो जो कि हम टीवी पर और मीडिया पर देखते हैं, और दूसरा है ये। इस वीडियो में जो आप मिसाली सफाई के जो मंजर देख रहे हैं, ये दरअसल अमेरिकी शहर फिलाडेल्फिया के किंग्स एवेन्यू के हैं, और सड़क के दोनों तरफ जो आपको बेघर तरक्की याफ्ता इंसान नजर आ रहे हैं, इनके लिए हमारे यहाँ दरअसल जहाज की इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, यानी हम पाकिस्तानी इन्हें आम जबान के अंदर जहाज कहते हैं। लेकिन ये क्योंकि अमेरिकन है और आपके रोल मॉडल है, इसीलिए आप इनको बोइंग 747 भी कह सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सब दिखाने का और ये बताने का मकसद मेरा क्या है, तो मैं आपको समझाता हूँ। पिछली ईद कुर्बान के ऊपर आपने ये प्रोपेगेंडा देखा था कि मुसलमान कुर्बानियाँ करके जानवरों को भी कत्ल करते हैं, और ये पैसे जो अपनी सुन्नत पर खर्च करते हैं ये किसी गरीब की मदद करने के लिए क्यों नहीं खर्च करते। इसी तरह से पाकिस्तान अपने जोहरी हथियार बनाने के लिए या न्यूक्लियर वेपन बनाने के ऊपर जो पैसे खर्च करता है, तो पूरी दुनिया ये पाबंदियां लगाती है और कहती है कि पाकिस्तान इतना भूखा नंगा है, लेकिन अपने लोगों के ऊपर पैसा खर्च करने की बजाय ये न्यूक्लियर हथियार खरीद रहा है। पहली बात तो यह है कि इसका सबसे बड़ा जवाब यूक्रेन ने हमें दे दिया, जिसने अपनी आज़ादी के वक्त रशिया, अमेरिका और दूसरे यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स के कहने पर अपने न्यूक्लियर हथियार इनके हवाले कर दिए थे, और आज जो रशिया ने उसकी ये हालत की है आप खुद भी देख सकते हैं। ये हमारे लिए इबरत है। लेकिन दूसरी तरफ जहां तक पैसों की बात है, तो आप मुझे बताएं कि अमेरिका इन लोगों पर अपने पैसे क्यों नहीं खर्च करता। हालांकि अमेरिका दुनिया भर के ममालिक को 51 अरब डॉलर की इमदाद देता है सिर्फ, तो ये अपने लोगों पर ये पैसा क्यों नहीं खर्च करता, इन जहाज़ों पर खास तौर पर। इसको कहते हैं मुनाफकत। यही चीज़ें हैं जो आम लोगों से छुपाई जाती हैं। वैसे तो आपने आम तौर पर इस तरह की तोप देखी होंगी जो कि जंग में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी तोप दिखाने वाला हूं जिसके अंदर किसी गोले बारूद को नहीं बल्कि एक मछली को डालकर फेंका जाता है। इसे मछलियों की तोप भी कहते हैं। इसके पीछे वजह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दरअसल जब भी किसी दरिया पर कोई डैम बनाया जाता है तो इसके अंदर रहने वाली आबी हयात यानी खसूसन मछलियों को इसकी बहुत ही भारी कीमत यानी अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है, और बहुत सी मछलियां इन इलाकों के अंदर पैदा होती हैं जहां से दरिया का आगाज होता है, और बाद में ये हिजरत करके समंदर के दरमियानी इलाकों के अंदर चली जाती हैं जहां पर इन्हें शिकार के ज्यादा मौके हासिल नहीं होते, लेकिन अपनी अगली नस्ल पैदा करने के लिए मछलियों को वापस इसी मकाम पर जाना पड़ता है, और डैम के अंदर मौजूद पानी इस बहाव को रोक देते हैं, जिसकी वजह से मछलियों की आबादी को काफी नुकसान होता है। यानी आसान अल्फाज के अंदर डैम का पानी इन मछलियों को धकेल कर किनारों की बजाय समंदर के बीच में ले जाता है, जिसकी वजह से ये अपनी नस्ल को नहीं बढ़ा पाती। और इसी मसले का हल इस तोप की सूरत में तलाश कर लिया गया है, जहां पर मछलियों को डालकर डैम के पानी के बहाव से बाहर निकालकर फायर करते हैं ताकि ये समंदर के खुले एरिया में जा सकें जो समंदर के किनारे के बहुत करीब हो, और ये अपनी नस्ल को फिर से बढ़ा सकें।
आपको ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे उस दोस्त को भी मेंशन करें जिसको आप इस तोप के अंदर डालकर फायर करना चाहते हैं। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये इससे कुछ नया जानने को मिला, तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।